स्वागत है आप सभी का आवाज़ इंडिया टीवी के इस शो पर जिसका नाम है हम बेटियां सावित्री की। मैं हूं मयूरी और आज हमारी जो सावित्री की बेटी हमारे साथ है उनका नाम है मिसेस सुषमा शाह। वैसे तो ये बायोकेमिस्ट रह चुकी है, लॉयर रह चुकी है, जेल के कैदियों के साथ काम कर चुकी है कि किस तरह से उनके क्या प्रॉब्लम्स होती है उन्हें करीब से इन्होंने जाना है। इनकी लाइफ में कई बड़े बड़े हादसे हुए हैं लेकिन इन्होंने फिर भी ज़िंदगी से हार नहीं मानी। जो लोग अपंग होते हैं, किसी वजह से उनके साथ कुछ हादसे हो जाते हैं, अपंग हो जाते हैं, उनके लिए भी इन्होंने काम किया है। इनकी ज़िंदगी बिल्कुल भी कहीं रुकी नहीं। आज भी ये काउंसलिंग सेंटर चलाती है जहाँ पर घरगुती जो प्रॉब्लम्स होती है, डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं, उसके लिए भी काम करती है और इन्हें एक नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। आइए सुषमा जी को और करीब से जानते हैं और उनकी लाइफ के बारे में जानते हैं कि क्या क्या कैसे प्रसंगों को उन्होंने किस तरह से अपनी जिंदा दिली से हैंडल किया है। मैम, आई वेलकम यू ऑन आवर शो। सबसे पहले आपके बारे में जैसे मैंने अभी बहुत कुछ बताया है, काफ़ी काम है आपका समाज के लिए जो आपने किया है, लेकिन इन सब की नींव जहाँ रखते हैं हमारे माता पिता, तो शुरुआत मैं आपके बचपन से ही करना चाहूँगी। आपके घर परिवार किस तरह का माहौल हुआ करता था? मयूरी जी, बचपन तो मेरा सिकंदराबाद में गुजरा हुआ है। स्कूल लाइफ पूरी सिकंदराबाद में मेरी गुजरी है। उसके बाद जब तेलंगाना एजुटेशन हुआ तो मैं औरंगाबाद आई। औरंगाबाद में जब मैं आई तो मेरे पिताजी औरंगाबाद के उस टाइम पे मेयर थे, मेरी माताजी काउंसलर रह चुकी थी। आप समझ सकते हो कि घर में, और डैडी मतलब पापा जी मेरे क्रिमिनल लॉयर भी है, फेमस औरंगाबाद के, तो घर का वातावरण तो आप समझ सकते हो। शुरू से ही जैसे हमारे यहाँ लोगों की सेवा करना, दिन रात मैंने पापा मम्मी को यही करते हुए देखा है, तो मेरे में भी बचपन से वही बीज आए हुए हैं और हमेशा ही मेरे लाइफ में पापा मेरे रोल मॉडल रहे। जी बिल्कुल, मतलब आपके रोल मॉडल, सबसे पहले रोल मॉडल पिताजी। जी, आपने बताया कि जब तेलंगाना एजुटेशन हुआ था तब आप यहाँ आई थी, घर पे भी ऐसा वातावरण था, तो आपने भी अपनी लाइफ में कई एजुटेशंस किए होंगे, कई मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट किया होगा, क्या उसके बारे में कुछ जान सकती हो? सबसे पहला एजुटेशन तो गोविंद भाई श्रॉफ के बैनर के तहत हमने किया, मराठवाड़ा विकास आंदोलन। आज जो औरंगाबाद में आप ब्रॉडगेज रेलवे देख रहे हो, शायद हम भी उसके एक छोटे मोटे हिस्सेदार हैं उस एजुटेशन के। ये कब की बात है? ये थी 70s की बात है, 1970s की। तब और आप कॉलेज में होंगी? जी, मैं कॉलेज में थी। और उसी दरमियान करुणाबेन चौधरी, चंद्रगुप्त जी चौधरी, इन लोग के तहत मैं कई बार जेल भी जा चुकी थी। मतलब आप खुद जेल जा चुकी है और बाद में आपने उन कैदियों के लिए काम भी किया है? वो तो खैर बाद की लाइफ रही मेरी, कैदियों के लिए काम करना। और मराठवाड़ा विकास आंदोलन के साथ साथ मैंने यूक्रेन में भी थोड़े दिन मेंबरशिप ली थी। यूक्रेन का उस ज़माने का प्रिंसिपल था, डोनेट द ब्लड एंड बी अ मेंबर। तो इस तरह से एजुटेशन की लाइफ शुरू हुई थी आपकी? उस ज़माने में तो औरंगाबाद में सिर्फ 6 लड़कियां थी और 6 रिनाउंस फैमिली से थी जो एजुटेशन में काम करती थी। और मैं आपको यहाँ बताने में मुझे खुशी होती है कि औरंगाबाद में लेडी पुलिस का आगमन जो हुआ, शायद हम 6 लड़कियों की वजह से हुआ है। तो ये गर्म खून, नया जोश उस समय का, ऐसा कह सकते हैं। बिल्कुल। आपकी कॉलेज लाइफ जो थी, आपने एजुकेशन काफ़ी आगे तक लिया है, LLB भी किया है, तो आपकी एजुकेशनल लाइफ किस तरह से आई? हालांकि आपने बताया कि फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग था, सभी एजुकेटेड थे, तो आपकी एजुकेशनल लाइफ कैसी थी? कॉलेज लाइफ में मेरा सबसे पहला सपना था डॉक्टर बनने का। और पता नहीं, मैं अभी भी समझ नहीं पाई कि उसको मैं दुख में प्रकट करूं या सुख बताऊं अपना। 1% से मेरा मेडिकल गया था। और सेकेंड ईयर में मैं बहुत, जैसे बच्चे घूमते हैं वुंडेड सोल्जर, वैसे मैं काफ़ी ये कॉलेज से वो कॉलेज जाया करती थी। पर टचवुड BSc फाइनल में बहुत अच्छे परसेंटेज मिले, एडमिशन मिल गया। जो मेरा एक दूसरा एक फील्ड था बायोकेमिस्ट्री, मेरे मनपसंद था, वो मैंने ज्वाइन कर लिया। मतलब डॉक्टरी के बाद आप चाहती थी कि बायोकेमिस्ट्री पढ़े आप? सेकेंड प्रेफरेंस मेरा बायोकेमिस्ट्री पे था। पैथोलॉजिकल लैब का बड़ा शौक था मेरे को, तो खैर बायोकेमिस्ट्री हुई, उसमें भी मैं मैरिट में आ गई। वैसे MSc हो गई। MSc कंप्लीट करने के बाद शादी हो गई। शादी के तकरीबन 10 से 12 साल मैंने कुछ नहीं किया। मेरी मदर इन लॉ नहीं थी, बच्चे छोटे थे, तो घर परिवार, पति, जॉइंट फैमिली थी, सबको संभालना, सबकी शादियाँ करना, मतलब एक जिम्मेदारी पूरी निभाई मैंने। हस्बैंड की जैसे जैसे हस्बैंड वॉज एन R&D मैनेजर शॉवेलिस में,
तो जैसे उनकी ट्रांसफ़र्स होती थी अकॉर्डिंगली मुझे भी शिफ्ट होना पड़ता था। पर उनमें ऐसी क्वालिटीज़ थी कि हमेशा ऐसा लगता था कि ये बिज़नेस में बहुत आगे जाएंगे। तो शायद मेरे मोटिवेशन से बोलो, इन्होंने औरंगाबाद आना पसंद किया एंड अपना ओन बिज़नेस चालू किया। जी, मतलब लाइफ टर्न हो गई बिजनेस की तरफ। तो आपके इंटरेस्ट कौन से थे? उस टाइम पे तो जब साहब हमारे बिज़नेस में आए तो डेफिनेटली मेरा भी इंटरेस्ट बिज़नेस में ही आया। बिज़नेस में आने के बाद मैंने भी साहब के साथ पैरेलल यूनिट चालू किया, केमिकल यूनिट चालू किया। और केमिकल यूनिट जब हमने चालू किया तो उसी दरमियान 5-6 लोगों ने मिलके घर घर जाके ऐसे लेडीज़ जो उस ज़माने में कहा जाता था कि बड़ी पापड़ी बनाती है, उन लोगों को खींच खींच के हमने बाहर निकाला, उनका एग्जीबिशन कंडक्ट किया। एग्जीबिशन का तीसरे साल का रूप तो ये था कि हमने मराठवाड़ा लेवल और महाराष्ट्र लेवल तक हम लोग पहुंच गए थे। और फिर वीमा का जो हम लोगों ने, वीमा की मैं फाउंडर मेंबर हूँ और अपेक्स लेवल पे मैं 4 साल में सेक्रेटरी के रूप में काम कर चुकी हूँ, जिसमें कि हमारे पूना, बॉम्बे, नासिक, नगर और जलगांव, औरंगाबाद ऐसे ग्रुप्स रह चुके थे। सुषमा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे आपने बताया कि एक एंटरप्रेन्योर यूनिट आपने शुरुआत की, जैसे आपके हस्बैंड का चल रहा था, साइड बाय साइड आपने महिलाओं को कहीं पीछे नहीं रहने दिया। आपने बताया कि हम भी कुछ कर सकती है। तो ये घर घर जाना, उन लोगों को वहाँ तक लाना, ये सच में क्या जितना हम कह देते हैं एक सेंटेंस में उतना ईजी होता है? नहीं, हमें बहुत ज़्यादा उसके लिए मेहनत करनी पड़ी। सबसे पहली बात तो मेरे साथ जो ग्रुप में लोग थे वो सब गाड़ी घोड़े वाले लोग थे। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करके बाहर लाना, यानी हम लोगों को पहले पैदल चलना पड़ा, तब कहीं जाके हम इनको एक प्लेटफॉर्म पे ला सके। और बताते हुए बहुत खुशी है कि वीमा का काफ़ी बड़ा रूप बाद में बना और बहुत लोग आज बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर के रूप में नवाजे गए हुए हैं। बिल्कुल, मतलब आपने एक शुरुआत की, एक इनिशिएटिव लिया और आज उन लोगों की भी तरक्की है काफ़ी ज़्यादा। एक चीज़ मैं यहाँ इंटरप्ट करूँगी, जी बिल्कुल। मैंने नहीं किया, जी, ये हमारे ग्रुप के ग्रुप ने किया। बिल्कुल। किसी एक से कहते नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, साथ में मिलकर। और जो शक्ति एक ग्रुप में है, मेजॉरिटी में है, वो अकेले में नहीं है, ऐसे कह सकते हैं। उसके बाद मैम आपने और भी बहुत कुछ किया है जिसके बारे में डिस्कस करना अभी बाकी है और अभी वक्त है क्योंकि एक छोटे से ब्रेक का। तो यहाँ लेते हैं दर्शकों एक छोटा सा ब्रेक। सुषमा जी को आगे और भी जानना बाकी है, तो कहीं भी मत जाइए, देखते रहिए। आपने जो रीज़न पूछा, सबसे पहले सामाजिक मानसिक विकृति, जी, बहुत कुछ टीवी, बहुत कुछ पिक्चर्स, मूवीज़, ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत आप सभी का। आप देख रहे कार्यक्रम हम बेटियां सावित्री की, और जो सावित्री की बेटी हमारे साथ इस वक्त उपस्थित है उनका नाम है सुषमा शाह। मैम, फिर एक बार वेलकम करना चाहूँगी आपको। मैं जैसे आपको जान पाई हूँ थोड़ा बहुत, तो आपने बताया कि इंटरेस्ट आपके भी बिजनेस की ओर था, लेकिन इसका मतलब ये निकलता है कि कभी जॉब नहीं करनी पड़ी। तो आपके लाइफ की सबसे पहली अचीवमेंट या अर्निंग जिसे हम कह सकते हैं, वो कहाँ से शुरू किया आपने? सबसे पहली अर्निंग मेरी खुद की, जब मैंने एमएससी में टॉप किया था, तब मुझे जो 300 रुपये की स्कॉलरशिप मिली थी और उससे मैंने पहले अपनी घड़ी खरीदी थी, वो मेरी सबसे पहली अर्निंग। फिर बाद में शादी के 10-12 साल के बाद जब हस्बैंड औरंगाबाद आए और उन्होंने अपना ओन बिजनेस चालू किया, घर चलाने के लिए मैंने कुकिंग क्लासेस चालू किए। कुकिंग क्लासेस में आप मानो पहले दिन मेरे में आत्मविश्वास भी नहीं था, पर पता नहीं कैसे धीरे धीरे बहुत अच्छे से मैं सब लोगों में रम गई। तकरीबन 1000 क्लासेस मेरे हुए होंगे, मोर देन 1000। और इसके ज़रिए मैंने अपने बायोकेमिस्ट्री का बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन उस क्लासेस के दरमियान मैंने किया। पैसा तो कमाया ही कमाया, बट लोगों को कैलोरिक वैल्यू, फिर कौन सी चीज़ आपने खानी चाहिए, कौन सी चीज़ में न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर है, बैलेंस डाइट क्या है, फिर कैसे टेबल सजाना लोगों की। आज का उस टाइम पे औरंगाबाद काफ़ी पिछड़ा हुआ था, पर मैं स्पेशली ऐसे लड़कियों को ज़रूर, कॉलेज गोइंग गर्ल्स को मैं हमेशा अपने क्लासेस में आकर देती थी और उन्हें बताती थी कि शादी के बाद आपको क्या क्या ज़रूरी है। और जहाँ तक मैंने उनको टेबल सजाना बोलो, डिफरेंट वैरायटी, फिर उस टाइम पे धीरे धीरे कॉन्टिनेंटल की फैशन चली, फिर मैंने उनको पिज़्ज़ाज़, बेगम बहार, मेरी 2-3 डिशेस तो बहुत हिट रही है, उसका बाकायदा पेपर में भी बहुत
चर्चा रही है, ज़्यादा थी। रेसिपीज बहुत चर्चा रही। क्या आपको बचपन से ही कुकिंग में इंटरेस्ट था इंटरेस्ट तो शुरू से था, पर शादी के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ा। ये तो थी किचन की बात, फिर किचन से आप किस तरह से कोर्ट में आपने छलांग लगाई, ये तो मेरे कुछ समझ में नहीं आया। देखिए, मेरी लाइफ में हमेशा 2-3 टर्न्स बड़े शार्प रहे हैं। जब मैं यहाँ अपराइज कर रही थी बिजनेस में, उसी दरमियान नीचे हमारे ऑफिस था, और पापा का तो बहुत नाम रहा है औरंगाबाद में। पापा हमेशा मेरे को बोला करते थे, ठीक है यार, इसमें तो आपने बहुत मास्टरी मिलाई, पर घर में कोई एक तो लॉयर होना ही चाहिए। मतलब रहता है ना, उनको फील होता है कि मैं लॉयर हूँ तो बेटी भी हो। बिल्कुल, यानी घर में इतना बड़ा ऑफिस और चलाने वाला कोई नहीं, दिली इच्छा थी कि कोई ना कोई एक लॉयर होना चाहिए। आप मानिए, पापा मॉर्निंग वॉक करते हुए आते थे, मैं बच्चों के टिफ़िन्स बनाती थी और वो मुझे सिखाते थे। आईपीसी तो पूरा हमने चाय पीते पीते सिखाया। हैदराबाद टेनेंसी एक्ट मुझे मेरे हस्बैंड ने पढ़ाया हुआ है। और जहाँ मैं एग्ज़ाम देने जाती थी, लॉ में जनरली कहा जाता है कि बहुत कॉपी वॉपी सब होती रहती है, पर जहाँ मैं एग्ज़ाम देने जाती थी वहाँ इन्विजिलेटर भी मेरी क्लोज फ्रेंड ही हुआ करती थी, तो कॉपी का कहीं नामो निशान नहीं। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि मेरे हस्बैंड की वजह से और मेरे पापा की वजह से और मेरे बच्चों के सपोर्ट की वजह से मैंने सलग 3 साल में लॉ कंप्लीट किया। मैंने 89 में कंप्लीट किया और एविडेंस पे टॉप भी किया है। ये लॉ की पढ़ाई, जैसे मुझे लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हर किसी को पता होना चाहिए, तो लॉ भी हर किसी को जनरल पता होना चाहिए, ये कितना ज़रूरी है आपके साथ? कि आजकल तो लॉ अच्छे अच्छे लोगों को भी मालूम होता है। इंडस्ट्रीज़ में भी आप जाते हो तो लॉ की जानकारी तो आपको होनी ही चाहिए। मेडिसिन फैकल्टी में भी लॉ की जानकारी तो होनी ही चाहिए, और होता है, एक सब्जेक्ट होता ही है लॉ का, तो लॉ की जानकारी तो होनी ही चाहिए। और हर एक कॉमन इंसान को क्या जानकारी होनी चाहिए? महिला और कानून, ये एक अलग क्षेत्र हो जाता है, बट उसके तहत महिलाओं के तहत जो जो कायदे आते हैं वो तो हर महिलाओं को और पुरुषों को मालूमात होनी ही चाहिए। स्पेशली उसमें डाउरी डेथ के जो 498A बोलते हैं हम लोग, वो फिर 376 रेप केसेस के होते हैं, फिर मर्डर्स के होते हैं, ये इसकी जानकारी तो आपको होनी ही चाहिए। बिल्कुल, मतलब हमें प्रिवेंशन लेने के लिए भी जानकारी होनी चाहिए और क्रिमिनल्स को भी जानकारी होनी चाहिए कि मैंने ऐसा कर लिया तो क्या सज़ा मिल सकती है। मैं आपसे और एक सवाल करना चाहूँगी कि जैसे हम आजकल देखते हैं कि हर रोज़ न्यूज़ चैनल पे कहीं ना कहीं कोई गैंग रेप का कुछ ना कुछ तो केस हो ही रहा है। हर रोज़ ही कह सकते हैं, या दिन में कितनी तो भी केसेस होती है, उसमें से कुछ हाईलाइट हो पाती है। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है कि क्या सज़ा उतनी मिल नहीं पा रही, या आपने जो रीज़न पूछा, सबसे पहले सामाजिक मानसिक विकृति। बहुत कुछ टीवी, बहुत कुछ पिक्चर्स, मूवीज़, ये सब देख देख के आज की पब्लिक जो बिगड़ गई है, और एक ने किया तो दूसरा डेयरिंगली वो करने के लिए आगे आता है। और कहीं ना कहीं जब ये छूट जाते थे, तब आज जो ये आवाज़ उठी है इतनी, उसका रीज़न ये है। और यदि ये आवाज़ हमें कम करनी है तो उसका मेरे ख्याल से तो एक ही रीज़न है, या तो इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि ठीक है, हम लोग समाज में आगे निकले इसलिए हम लोग थोड़ा बहुत आवाज़ उठा लेते हैं। आज अपने औरंगाबाद का ही देख लो, आसपास कहीं कितने होते होंगे, कौन लोग आवाज़ उठाता है, कौन पुलिस के पास पहुंचता है, और कितनी पुलिस उनको एंटरटेन करती है। गांव में तो लोग छुपाना चाहते हैं कि इज्जत का सवाल हो जाता है, छुपा देंगे सब चीज़। इसके लिए तो अभी जैसे आज हमारे जो टॉपिक है बेटियां सावित्रीबाई की, तो लड़कियों ने ही डेयरिंग करके आवाज़ उठाना सीखना चाहिए, लड़कियों ने ही आगे आना चाहिए। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें उनका तो कोई गुनाह है ही नहीं, गुनाह तो उन लड़कों का है, उनको सज़ा दो आप। क्या कोई ऐसे केसेस भी आपके ध्यान में आई जहाँ पर हुआ कुछ नहीं है, लड़कियाँ इन सब चीज़ों का फ़ायदा लेती है, ऐसी कोई केसेस है क्या कहीं? 498A जब निकाला गया तब इंडिया में डाउरी के बारे में बहुत आवाज़ उठी थी। जैसे आज गैंगरेप के बारे में आवाज़ उठ रही है, वैसे उस टाइम पे डाउरीज़ के बारे में बहुत आवाज़ उठी। दहेज विरोधी कानून, लड़कियों को काफ़ी वर्कशॉप के ज़रिए पूरे ऑल ओवर इंडिया में बहुत अलर्ट किया गया। थोड़ा सा नादानी की वजह से बोलो, या थोड़ा कमाने लगी थी लड़कियाँ, उसका मिस यूटिलाइजेशन उनका ज़्यादा बढ़ गया। तो ये भी मैं बहुत करीबी से मैंने उसको देखा है। मैं ऐसा नहीं कहती कि लड़के गुनहगार नहीं होते, पर अभी थोड़ा मामला इसमें थोड़ा सा बदल गया। क्या आपके लाइफ में जैसे आपके 22 ऑपरेशंस हुए हैं, इस तरह से कोई बहुत बड़ा जो हादसा हुआ था आपके लाइफ में,
फायर कैच का जो एक्सीडेंट हुआ था उसके बारे में भी दर्शकों को कुछ पता चले कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी लोग हिम्मत नहीं हारते। तो उस हादसे के बारे में पहले हमें बताइए। बिल्कुल। जब मैं कोर्ट में प्रैक्टिस करती थी, जैसे मैंने लॉ कंप्लीट किया और पहले ही दिन बिल्कुल सेशंस कोर्ट जाना चालू कर दिया। 3 साल तक तो काफ़ी अच्छी मतलब प्रैक्टिस फादर के अंडर में मैंने चालू करी और मेरा जो रहा यूनिट था, हस्बैंड ने वो यूनिट टेक ओवर कर लिया और मीनवाइल मैं गायत्री परिवार से जुड़ी हुई हूँ, तो हम दोनों वहाँ मुख्य यजमान थे। और उस दिन पता नहीं क्या हुआ, हम लोग आरती कर रहे थे, करते करते मेरे साड़ी को फायर कैच हुआ और 65% बर्न्स हुआ था और तकरीबन प्लास्टिक सर्जरी के जरिए मेरे 22 मेजर ऑपरेशंस हुए। इसमें एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगी यहाँ कि सिर्फ मेरे पिताजी की वजह से, मेरे हस्बैंड की वजह से और मेरे फैमिली सपोर्ट की वजह से मैं काफ़ी थ्रू आउट पॉजिटिव रही और मैं ऐसे हादसे से उभर कर बाहर आई हूँ। मतलब ये जो इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, लाइफ में कोई बड़ा सा हर्डल नहीं हुआ, उसके बाद भी उससे उभर के आपने और भी समाज के लिए बहुत कुछ काम किया, उसके बारे में भी ज़रूर जानेंगे। और प्लस शाह मैडम ने आगे किस किस तरह से क्या क्या कार्य किया है वो सब जानेंगे। लेकिन यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं भी मत जाइए, कार्यक्रम यूँ ही जारी है। औरंगाबाद के प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ जेल में आते थे। ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे कार्यक्रम हम बेटियां सावित्री की। हमारे साथ आज सावित्री की बेटी है मिसेस शाह। मैम, जैसे कि अभी बातचीत हमारी चल रही थी, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ और उससे उभरना कोई आसान बात नहीं। आपने बताया कि आपके परिवार की वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया, लेकिन फिर भी आपके मन में कैसी परिस्थिति थी उस वक्त, कैसे आप उभर पाए इसमें से? मैडम 1.5 महीना तो मुझे होश ही नहीं था। उसके बाद एक दिन डॉक्टर्स जो है मेरे फ्रेंड सर्कल में से ही थे, डॉक्टर ने आके मुझे बताया, मेरे हाथ पूरे जल गए थे, हाथों की लकीरें पूरी मिट चुकी थी। तो मेरे डॉक्टर फ्रेंड ने मुझे बताया, हे काय म्हणे सुषमा, तुझ्या हाताची पूर्ण लकीरें मिटली। मैंने कहा अब तो नसीब मेरे हाथ में है कि मुझे कैसे बनाना है, अब तो मेरे हाथ में आ गया, अब नसीब खुद बना। और फिर उस दरमियान इंटरव्यूज़ लेने के लिए बहुत आते थे। उन्होंने 2-3 लोगों ने मुझे फिनिक्स पक्षी का नाम दिया था, उभारी कशी असावी। तो मैंने ही मेरा पढ़ा, तो मैंने मन में सोचा, मैंने कहा अपने को बहुत टाइम है अभी उठने के लिए, मुझे तो नई लाइफ मिली है। और फिर मैंने वापस पापा के साथ हाई कोर्ट में जाना चालू किया। उसके बाद हाई कोर्ट से ही जस्टिस बग्गा जी ने मुझे एज ए जेल पैनलिस्ट मेरा सिलेक्शन किया और फिर मैं जेल की तरफ डाइवर्ट हुई। जेल के कैदियों के साथ आपने जो कार्य किया उसके बारे में ज़रूर मैं जानना चाहूँगी कि ये कोई आसान काम नहीं है। जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स होते हैं बड़ी बड़ी जेल्स में, वहाँ पर उनके बीच जाना, लोगों को तो डर लगता है कि कैसे बात करेंगे, तो आपने कैसे काम किया? मेरी लाइफ के वो 12 साल वाकई में बहुत आनंददायी रहे। पता नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आया कि मैं वाकई में वहाँ सामाजिक कार्य कर रही हूँ या कोई गुनाह की वजह से मैं 15 महीने में 15 दिन जेल में रहती थी। खैर, वो तो एक मजाक की बात हुई, पर वाकई में मुझे बहुत आनंद आया कैदियों के साथ काम करके। उनकी दुख व्यथा बहुत करीबी तौर से मैंने जानी। देखिए, कोई भी इंसान कभी भी क्रिमिनल नहीं होता, परिस्थिति उसे क्रिमिनल बनाती है। इसके लिए मैंने जेल में बहुत वर्कशॉप्स कंडक्ट किए, उनकी मानसिकता को काफ़ी उजागर किया, समाज में उजागर किया। बाकायदा मैंने ऐसे ऐसे सुसंवाद वहाँ कंडक्ट किए जिसके ज़रिए मैंने ये साबित किया कि जो सामने कटघरे में खड़ा हुआ कैदी है, भले वो 302 का हो या 306 का हो, पर वो ऐसे नहीं बना। उसको बनाने के पीछे ऊपर बैठा हुआ चीफ जस्टिस, गवर्नमेंट लीडर, क्रिमिनल लॉयर, जेल डीआईजीस, पुलिस डीआईजीस, सुपरिटेंडेंट्स, पब्लिक एट लार्ज, पत्रकार, ये सब जिम्मेदार होते हैं। ऐसे ही कोई व्यक्ति क्रिमिनल नहीं बन जाता, कहीं ना कहीं इन सब का वो शिकार होता है, तब कहीं जाके वो वहाँ ठहरता है। सजा कौन भुगतता है? कैदी। जी, पर गुनाह भी तो उसी ने किया होता है। पर गुनाह उसके जगह पे यदि अपन अपने आप को रख के देखो तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उससे कहीं ज़्यादा ब्रूटल हम हो गए होते हैं। जी, कंडीशंस ऐसी हो जाती है, सिचुएशन वैसी हो जाती है। आज आपको खाना नहीं मिला, आपकी पूरी मेटाबॉलिज्म आपका डिस्टर्ब है। कहीं कुछ ऐसे झोपड़पट्टी में आप रह रहे हो और वहाँ लगातार आसपास वैसे ही गंदा वातावरण है, वहाँ पता चलता है कि
XYZ की वाइफ प्रोस्टिट्यूट है, अपने सामने वो देख रहा है, और उसके अलावा उसके तुर्रे आ गया ताऊ तो में, वो भी पी के आ गया, हो गया उनका क्राइम। ठीक है, गुनाह हुआ, वो कबूल भी रहा है कि ऐसा हुआ मेरे से। उसके आज हमको सब ऐसा अच्छा वातावरण मिला है, हम वो परिस्थिति के बारे में सोच ही नहीं सकते यदि हो। और ये मैं जिस XYZ की बात कर रही हूँ, वो इंसान कोई छोटा मोटा नहीं था, वो इतना बड़ा साहित्यकार था। उसकी कभी आप कोई किताबें सब पढ़ के देखोगे, आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। कुछ ऐसा रीज़न भी आया कि एक कैदी की बेटी भी मैंने 5 साल अपने पास रखी, उसको पूरा एजुकेशन दिया। मतलब आपने प्रोफेशनल लाइफ से हटकर पर्सनली पूरी जिम्मेदारी ली, बहुत आप अटैच हो गई थी उनसे। अटैच हो गई थी, और आप समझ सकते हो कि समाज में ऐसा काम करना, मुझे बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। सबसे पहला तो मेरे बच्चे ही कुछ छोटे थे, और आज वो बच्चे को मैं लाके रखती हूँ और उसको अपने ही बच्चों के जैसा प्यार देती हूँ, तो कहीं ना कहीं वो इनसिक्योर होते थे। पर खैर, वहाँ भी मेरे बच्चों ने और मेरे हस्बैंड ने बहुत मुझे प्रोत्साहन दिया। औरंगाबाद के प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ जेल में आते थे, आके अपना नाटक क्षेत्र से लोग गए हुए हैं, फिर लॉयर्स गए हुए हैं, योगा टीचर, गायत्री परिवार से आध्यात्मिक ध्यान, किताबें, उनको शिक्षण बढ़ाने के लिए कंप्यूटर्स मैंने दिए हैं काफ़ी। फिर बहुत यानी काफ़ी काम हुआ है जेल में। तो उनको एंटरप्रेन्योर्स बनाने के लिए वहाँ गांडूल खत, फिर छोटे छोटे टूल्स उनको काफ़ी प्रोवाइड किए हैं। और बट नेचुरल ये तभी पॉसिबल। तो क्या सच में उनकी जो मेंटालिटी है वो चेंज करने में आप सक्सेसफुल रहे? बिल्कुल, उनको अच्छा वातावरण दिया गया, वो धीरे धीरे उसमें से, मैं ये नहीं कहती कि पूरे 100 के 100 डाइवर्ट हुए होंगे, पर कम से कम 25 ज़रूर डाइवर्ट हुए, क्योंकि जेल DIG की मुझे बहुत मदद थी, बहुत हेल्प की उन्होंने। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है कि 100 में से 25 आपने कहा है, दैट मीन्स 25% बहुत होता है। हम तो 2% में भी सेटिस्फाई हो जाते हैं कि काफ़ी लोगों में से अगर 2% भी अगर होता है तो बहुत बड़ी बात होती है। मैम, इसके बाद मैं आपके दूसरे काम की ओर मुड़ना चाहूँगी, जो डिसेबिलिटी से जूझ रहे लोग होते हैं, किसी का हाथ नहीं होता, पाँव नहीं होता, डम एंड डेफ होते हैं, उनके लिए किस प्रकार से आपने काम किया? सबसे पहली बात तो इनको डिसेबिलिटी ना कहा जाए, डिफरेंटली एबल पीपल कहो। ये तकरीबन औरंगाबाद के जितने स्कूल्स हैं, सभी के प्रिंसिपल्स हमारे ग्रुप के मेंबर हैं। मार्ग नाम की हम संस्था चलाते हैं। मार्ग जो संस्था है वो जनार्थ से जुड़ी है। जनार्थ काफ़ी सालों से अपंग लोगों के लिए काम करता है, हम लोग उन्हीं के एक छोटे से बच्चे हैं। यहाँ हम लोग डेफ एंड डम बच्चे, फिर मेंटली रिटार्डेड बच्चे, ब्लाइंड बच्चे, उनके लिए काम करते हैं। काम करना मतलब कैसे, उनके लिए हम कॉम्पिटिशन्स कंडक्ट करते हैं। कॉम्पिटिशन्स के ज़रिए उनकी जो कलाकृति को हम थोड़ी सी वाव देते हैं और उनको धीरे धीरे प्लेटफॉर्म देना, ताकि उन्हें हम ये बताएं कि समाज में आप भी कुछ कर सकते हो और अपने पैरों पर खड़े रह सकते हो। अपने से कहीं कहीं ज़्यादा आत्मविश्वास होता है। उनको देख के तो मैंने जीना सीखा। इतने एक्सीडेंट्स में से जब मैं उठी, जब मैंने एक लड़की को देखा, पैर नीचे से वो उसके शरीर ही नहीं था, पर जिस खुशी के साथ वो डांस कर रही थी, मैंने सोचा मेरे पास तो सब कुछ है, खाली 2 उंगलियां नहीं है करके मैं रोती बैठूं, मुझे तो उठना चाहिए। मतलब कभी ऐसा होता है कि हमें उन्हें मोटिवेट करने की ज़रूरत पड़ती है, पर वो हमें कितना मोटिवेट कर जाते हैं। बिल्कुल, और वाकई में करते हैं। मैडम, आज भी आपका कार्य जारी ही है। जो घरों में जो प्रॉब्लम्स होते हैं हस्बैंड वाइफ की, उनको काउंसिल आप करती है, काउंसलिंग सेंटर है आपका, तो वहाँ पे किस तरह का कार्य चलता है, कैसे अनुभव आपको आए हैं? मैं मानती हूँ कि हस्बैंड वाइफ में तालमेल की कमी बहुत आ गई है अभी। इसका मेन रीज़न है ईगो। मैं हर लड़के और लड़के से एक बात कहना चाहूँगी कि थोड़ा जब शादी ये इंस्टीट्यूट में आप एंटर होते हो तो ईगो को थोड़ा सा ताक पे रखना सीखो। एडजस्टमेंट हम बोलते ज़रूर है, बोलने को बहुत बड़े बड़े शब्द लगते हैं कि एडजस्टमेंट करो, एडजस्टमेंट करो। ये बोलना बहुत आसान होता है, पर रियल लाइफ में करना बहुत मुश्किल है। एक्चुअली जहाँ प्यार होता है तो एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, हर चीज़ें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। बिल्कुल, पर ये प्यार की व्याख्या ही वो लोग जानते नहीं है। भले ही लव मैरिज कहते हैं बहुत सारे हमें दिखता है ना कि अरेंज मैरिज में जो प्रॉब्लम्स होती है वो लोग सह लेते हैं क्योंकि पेरेंट्स की इज्जत का सवाल है। लव मैरिज वाले तो पहले ही कुछ अलग कर चुके होते हैं, तो वो सवाल ही नहीं होता उनके सामने। लड़कियों की तरफ से पेरेंट्स का इंटरफेरेंस बहुत बढ़ गया है। लड़कियां कमाने लग गई है तो हमारी बेटी भी कम नहीं है।
तो पेरेंट्स का इंटरफेरेंस बढ़ने से भी प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ गए हैं। मैम बहुत अच्छा लगा ये सब चीज़ें आपसे मैंने जानी, किस प्रकार जेल का वातावरण होता है जो आपने करीब से देखा, और सच में वहाँ पे भी ऐसे प्रोग्राम्स की ज़रूरत है और ऐसे आप जैसे लोगों की भी ज़रूरत है जो ऐसा कर पाए। यहाँ पर वक्त तो होता है इस बातचीत को ख़त्म करने का, लेकिन सच में कहो तो दिल नहीं कर रहा है। तो जाने से पहले चाहूँगी कि आप हमारे सभी दर्शकों के लिए कोई एक संदेश दें। जी, मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि परिस्थिति से हारे नहीं, ज़िंदगी से हारे नहीं, लड़ते रहो, लड़ने का नाम ही ज़िंदगी है, इसी में आपकी जीत है। थैंक यू मैम। बहुत ही छोटा सा लेकिन इम्पैक्टफुल ये संदेश था कि कभी हार नहीं मानी। जिसने हार मान लिया तो उसकी अकेले की लाइफ ख़त्म नहीं होती, वहाँ बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, और जितना हम जिंदा दिल होते हैं, हर परिस्थिति से लड़ते हैं, उतना ही लोग भी हमें देखकर सीखते हैं। और मैम आप जैसे ही लोगों की वजह से बहुत कुछ सीखने मिलता है, एक नया इंस्पिरेशन जाग उठता है, और इस चीज़ के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी आपको। और दर्शकों, यहीं पर समाप्त करते हैं हमारे आज का एपिसोड। मिलाऊंगी सावित्री की और भी अनेक बेटियों से अगले कई और एपिसोड्स में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।